हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का कैश बुक का चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हमारा जो लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आई थिंक 7 क्वेश्चंस तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 8 क्वेश्चंस डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड सॉल्व करने जा रहे हैं। 8 क्वेश्चंस का पार्ट ए। देखो पार्ट ए में कहा गया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम आल्सो पास जर्नल एंट्री वेयर नेसेसरी। देखो इसने कहा है कि एक तो आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना है और अगर कहीं पर जरूरत हो तो उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री उन ट्रांजेक्शन की करनी है जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जिसको आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वो हम सबसे लास्ट में कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। देखो बेटा इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे से क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम डबल कॉलम कैश बुक के नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। इसमें ये जो 8 क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं। अब आपको डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में तो अच्छी तरीके से पता ही है। फॉर्मेट कैसे बनता है, पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ये डेबिट साइड का है, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये इसका फॉर्मेट होता है। पहला कॉलम डेट का, सेकेंड कॉलम पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, अब आपको ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और उनको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले 2020 1 अप्रैल, इसने बैलेंस दिया हुआ है कैश इन एंड 6200, बैंक ओवरड्राफ्ट 18500। देखो बेटा आपको बताया हुआ है कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है 2020 अप्रैल 1। कैश का डेबिट बैलेंस होता है जिसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। कैश कॉलम में लिख दोगे 6200। इसी प्रकार बैंक कॉलम, अगर बैंक केवल लिखता बैंक बैलेंस तो वो भी डेबिट बैलेंस होता इधर, या बैंक बैलेंस के साथ डेबिट वर्ड होता तो। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब 1 अप्रैल को आपने अपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया हुआ है तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में 2020 अप्रैल 1 यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक का कितने का बैलेंस है, 18,500 का बैलेंस है। अब ट्रांजेक्शन को पढ़ो। पहला ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को कह रहे हैं रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट ऑन द बैंक इनटू बैंक ऑन द सेम डे। भाई 2 अप्रैल को आपने हरी से 1300 रुपीज का चेक लिया और वो चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अगर किसी पार्टी से चेक मिलता है तुरंत आप बैंक पे जमा कराते हो तो बैंक और उस पार्टी पे इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। यहाँ पे 2 अप्रैल को बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में टू हरी। हरी से कितने का चेक मिला था, 1300, तुरंत बैंक में गए। अब आगे कहते हैं 3 अप्रैल को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम विनोद। हमने विनोद से 3000 का चेक लिया
लेकिन देखो इस ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं कह रहा कि वो चेक आपने बैंक में जमा कराया या नहीं कराया। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में आगे के ट्रांजेक्शन को पढ़ा करो। अगर आगे उस ट्रांजेक्शन के बारे में, उस चेक के बारे में कुछ कह रहे हैं, तब तो ये मानेंगे कि आज हमने वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया। लेकिन आगे के किसी भी ट्रांजेक्शन में उस चेक का कोई जिक्र नहीं है, तो आप ये एज्यूम कर लोगे कि वो चेक आपने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। तो देखो 3 तारीख को चेक मिला था, उसके बाद 5 तारीख को ये कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि 3 तारीख को जो चेक मिला था वो 5 तारीख को जमा कराया। तो आज 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को आपने विनोद से चेक लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया, तो आप उसको क्या मानेंगे? चेक इन हैंड। एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, आप इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक के नीचे जर्नल और बना लेना, फॉर्मेट आपको पता ही है, उसमें लिख देना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद, जर्नल एंट्री। अगर क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जर्नल भी करनी है, तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं है वो कहाँ चले जाएंगे? जर्नल में। ठीक। फिर 5 तारीख को कह रहे हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इनटू बैंक। भाई 3 तारीख को जो चेक मिला था विनोद से, वो हमने 5 तारीख को बैंक में जमा कराया। अब विनोद पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि विनोद से चेक आप 3 तारीख को ले चुके और आपने उस चेक को क्या माना था? चेक इन हैंड। 5 तारीख को बैंक में जमा कराओगे, बैंक और चेक इन हैंड पे इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू चेक इन हैंड। कितने का चेक था? 3300। ठीक। इसके बाद 5 तारीख को ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक और फ्रेट पेड इन कैश 250। भाई 5 तारीख को 2 ट्रांजेक्शन कह रहे हैं। एक तो हमने 20,000 की गुड्स खरीदी, पेमेंट चेक से करी, उसकी एंट्री गुड्स आ रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसी पे हमने 250 का फ्रेट दिया, गाड़ी भाड़ा दिया। लेकिन मैंने बताया था कि अगर फिक्स एसेट्स खरीदें, उस समय अगर कोई गाड़ी भाड़ा देंगे तो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फ्रेट का खर्चा है वो फ्रेट के नाम से आएगा, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है। पहले 5 तारीख को गुड्स खरीदी, परचेज टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज की गई है? 20,000। 250 का फ्रेट आपने कैश में दिया, फ्रेट खर्चा डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, फ्रेट टू कैश। 5 तारीख को ही बाय फ्रेट, कितने का फ्रेट कैश में दिया गया? 250 का। ठीक। इसके बाद 6 तारीख सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेची गई, कैश में गुड्स बेची जा रही है, कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है, कैश टू सेल। कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। कितने में गुड्स सेल की गई है कैश? 12,220। फिर उसके बाद 8 तारीख को फिर कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भाई हमने 16,000 का सामान अगेन कैश में बेचा, कैश में गुड्स बेच रहे हैं, कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है, कैश टू सेल। तो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 16,000 का सामान कैश में बेचा। इसके बाद 9 तारीख को सेल प्रोसीड ऑफ 8th ऑफ अप्रैल डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो 9 तारीख को क्या कह रहा है कि सेल प्रोसीड फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल। भाई 8th ऑफ अप्रैल को जो सेल का पैसा मिला था 16,000, दैट वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, उसको हमने बैंक में जमा कराया। एक तरीके से इन शॉर्ट ट्रांजेक्शन क्या है
कि 16,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए। अब बैंक में 16,000 डिपॉजिट कराओगे, बैंक और कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और है डेबिट, तो इसके डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। बैंक के तो डेबिट साइड में 16,000 और कैश और है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। कैश के क्रेडिट साइड में 16,000 और जैसे कि हमें पता है इस प्रकार की एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसके बाद 11 तारीख को विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपीज विड्रॉ किए गए कैश में। पर्सनल यूज के लिए निकाला गया कोई भी पैसा क्या कहलाता है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग को करोगे डेबिट, कैश को करोगे क्रेडिट, ड्रॉइंग्स टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना पैसा निकाला गया कैश में, 1,000। ठीक, इसके बाद 12 तारीख को विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज यानी कि पर्सनल यूज के लिए चेक से पैसा निकाला, यानी कि बैंक के थ्रू पैसा निकाला। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा, वही बात है, ड्राइंग कराएगा। ड्राइंग को करोगे डेबिट, पैसा बैंक से जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट, ड्राइंग्स टू बैंक। बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बैंक से कितना पैसा निकाला गया है, 5,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं 14 को गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश नाम की कोई पार्टी है जिससे हमने 2500 की गुड्स क्रेडिट यानी कि उधार में खरीदी। अब उधार में ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जर्नल भी बनाने के लिए कही गई थी, तो कैश बुक के बाद नीचे जब जर्नल बनाओगे तो ये वाला ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि इसमें कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, उसके बाद 16 को ये कह रहे हैं पे टू सुरेश बाय चेक। भाई हमने सुरेश को 2500 रुपीज चेक से पे किया। सुरेश को हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से। सुरेश एक रिसीवर है डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट। 16 तारीख को 16 को बाय सुरेश 2500 चेक से पे कर। ठीक है, इसके बाद 17 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अजय और ब्रैकेट में लिख रखा है नॉट बैंक्ड। नॉट बैंक्ड का मतलब है बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अब देखो इसमें क्लियर कह रहा है कि अजय से हमने चेक लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया, तो आप ऐसे चेक को क्या मानते हैं, चेक इन हैंड, और एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। बैंक में जमा नहीं कराया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। कहीं पर भी कैश या बैंक पे इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपनी जर्नल में। उसके बाद 20 तारीख को ये कह रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड्रोस टू विजय। एंड्रोस का मतलब मैंने बताया था कि जब किसी पार्टी से मिली हुई चीज किसी दूसरी पार्टी को दे दी जाए तो उसको कहते हैं एंड्रोसमेंट, एंड्रोस करना। अब देखो अजय से चेक मिला था 17 तारीख को, 17 को आपने बैंक में जमा नहीं कराया, आपने अपने पास रखा। दूसरी पार्टी थी विजय, वो आपके पैसे मांगते थे, आपने 20 तारीख को वो चेक उठाकर विजय को दे दिया। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा, एक इफेक्ट तो पड़ गया विजय पे, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। चेक इन हैंड जिसको आपने डेबिट कर रखा था वो आपके पास से जा रहा है, उसे करोगे क्रेडिट। आपकी एंट्री बनेगी विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब इस एंट्री से भी कैश या बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसको भी कहां पे रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। जर्नल में एंट्री कर देंगे विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक,
इसके बाद 22 तारीख को रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। 22 को ये कह रहे हैं महेश से एक चेक रिसीव किया गया 2700 का, सॉरी कितने का, 2700 का, और वो चेक तुरंत आपने बैंक में जमा करा दिया। महेश से चेक लिया और बैंक पे जमा करा दिया। बैंक और महेश पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंक इज ए रिसीवर, डेबिट, महेश पेमेंट कर रहा है, इज ए गिवर, क्रेडिट, बैंक टू महेश। तो महेश के क्रेडिट्स बैंक डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड में 22 को टू महेश, बैंक के डेबिट साइड में कितना लिखा जाएगा 27। इसके बाद 24 को रिसीव कैश 1000, चेक 1200 फॉर कैश सेल। कैश में सेल करी जिसके अगेंस्ट 1000 का कैश और 1200 का चेक मिला। अच्छा, उस चेक का आपने किया क्या, यहां तो नहीं बताया, आगे चेक करो। पेड भाई 25 तारीख को कह रहे हैं पेड इनटू बैंक, 26 को कह रहे हैं रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इट टू बैंक, बैंक नोटिफाई प्रेम चेक डिसऑनर्ड, किशोर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक कैश चार्ज बैंक चार्जेस। कहीं पर भी 25 तारीख को सॉरी 24 को जो चेक मिला था उसका कोई जिक्र नहीं है। तो अब आपको मानना पड़ेगा कि वो चेक आपने तुरंत बैंक में जमा करा दिया। 1000 की कैश सेल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 1200 की सेल चेक के थ्रू है और वो चेक तुरंत बैंक में जमा किया, बैंक टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश और बैंक दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। कैश में कितना लिखोगे 1000, बैंक में कितना लिखोगे 1200, कैश में भी और बैंक में। उसके बाद आगे 25 को ये कह रहे हैं पेड इनटू बैंक 10,000, बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। पेड इनटू बैंक मीन्स बैंक में जमा कराए। बैंक में आप 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहे हो 25 को। किस किस पे इफेक्ट, बैंक और कैश। बैंक रिसीवर है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, बैंक टू कैश। तो देखो 25 को बैंक तो हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। बैंक के डेबिट साइड में 10,000 लिखो। इसी प्रकार कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 25 को क्या लिखा जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। कैश के क्रेडिट साइड में 10,000। कैश और बैंक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्टेड हो रहे थे, इसलिए ये कॉन्ट्रेंट्री। उसके बाद 26 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इट टू बैंक इमीडिएटली। देखो ये कह रहा है कि प्रेम से 4150 का चेक रिसीव किया और उस चेक को तुरंत बैंक में डिपॉजिट कराया। प्रेम से चेक लिया, तुरंत बैंक में जमा करा दिया। बैंक और प्रेम पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंक की जो रिसीवर डेबिट, प्रेम पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, क्रेडिट, बैंक टू प्रेम। 26 को क्या लिखा जाएगा, टू प्रेम। कितने का चेक था, 4150 रुपीज। ठीक, इसके बाद आगे कह रहे हैं 28 को। देखो 28 को कह रहे हैं कि बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज 20 रुपीज ऑन दिस चेक। ध्यान से समझना इस ट्रांजेक्शन। भाई आपने जैसे प्रेम से चेक लिया था, बैंक में जमा कराया, आपने अपनी एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम 4150। ठीक है, नेक्स्ट डे बैंक ने, अब देखो हम तो क्या करते हैं कि चेक जैसे ही बैंक में जमा कराते हैं हम लोग तुरंत मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बैंक टू प्रेम करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि बैंक उस चेक की क्लियरिंग करता है। भाई जैसे मान लो प्रेम का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में
हमारा अकाउंट है एक्सिस बैंक में। आज प्रेम से चेक लिया हमने, अपने एक्सिस बैंक में जमा करा दिया, हमने एंट्री कर दी बैंक टू प्रेम। लेकिन उस चेक की क्लियरिंग होने में 1 से 2 दिन का टाइम पीरियड लग सकता है। हमारा एक्सिस बैंक वो चेक HDFC बैंक के पास भेजेगा। अगर प्रेम के अकाउंट में पैसा नहीं है, साइन मिसमैच है या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो HDFC बैंक पेमेंट करने से मना कर देगा और हमारा बैंक हमें इंफॉर्मेशन दे देगा कि जो चेक आपने जमा कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया, उसका पैसा नहीं आया। तो देखो ये कह रहे हैं कि बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि प्रेम का चेक डिसऑनर्ड हो गया। अगर ये पॉइंट यहीं तक होता तो आप एंट्री कर देते प्रेम टू बैंक, अपोजिट एंट्री 4150। लेकिन साथ के साथ इस ट्रांजेक्शन में ये कह रहे हैं भाई जैसे बैंक ने हमारा चेक हमसे चेक लिया, वो चेक HDFC में भेजा, HDFC वालों ने चेक किया, फिर इंफॉर्मेशन दी कि पैसे नहीं मिलेंगे, फिर बैंक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इन सब कामों में बैंक की तो हेडेक बड़ी। इन सब चीजों के लिए बैंक हमसे क्या लेता है, चार्जेस लेता है, जिसको बैंक चार्ज कहा जाता है। लेकिन वो बैंक चार्ज यानी कि जो चेक डिसऑनर्ड होने के जो चार्जेस हैं, बैंक ठीक है हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा, लेकिन वो हमारी गलती का रिजल्ट नहीं है, वो गलती किसकी है, प्रेम की। तो जो बैंक चार्ज है वो पैसे भी हम किससे वसूल करेंगे, प्रेम से वसूल करेंगे। भाई गलती किसने की, प्रेम ने गलती की, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, साइन मैच नहीं हो रहा या कोई टेक्निकल और कोई फॉल्ट है, तो वो प्रेम की तरफ से। तो जो 20 रुपीज के बैंक चार्जेस हैं वो भी हम प्रेम से लेंगे। हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा कितना, 4170, और हम प्रेम से कितना लेंगे, 4170, यानी कि 50 की जगह 70 रुपीज प्रेम से लेंगे। हमारी एंट्री बनेगी प्रेम अकाउंट डेबिट टू बैंक 4170। हमारा बैंक अकाउंट 4170 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में 28 कितनी तारीख है, 28 प्रेम टू बैंक। तो बैंक की क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय प्रेम, कितना, 4170। कितना अमाउंट लिखोगे, 4170। इसके बाद 28 को ये कह रहे हैं कि सो डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट 3000। भाई किशोर नाम का कोई बंदा है जिसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 3000 डिपॉजिट करवा दिया। आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मेरे अकाउंट से कोई बंदा पैसे निकालना चाहे तो वो डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा कराना चाहे तो उसको केवल मेरे अकाउंट नंबर की जरूरत है। बैंक में गया, स्लिप भरी, अकाउंट नंबर भरा और पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो अकाउंट में पैसा कोई भी जमा करा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि किशोर नाम का कोई बंदा है, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराया। ठीक है, कोई बात नहीं। किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक और किशोर। हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज ए रिसीवर, डेबिट। किशोर पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, क्रेडिट। एंट्री बैंक टू किशोर। तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू किशोर, कितना, 3000। ठीक है। उसके बाद 30 को बैंक है चार्ज ₹60 फॉर बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। देखो ये कह रहे हैं कि बैंक ने 60 रुपीज तो बैंक चार्जेस के चार्ज किए, 60 रुपीज बैंक वाले बैंक चार्जेस के नाम के ले रहे हैं। बैंक चार्जेस मीन्स भाई बैंक हमें जो इतनी फैसिलिटी देते हैं, ATM फैसिलिटी, SMS फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज, उसके लिए बैंक हमसे 60 रुपीज का बैंक चार्ज ले रहे हैं। पहले इसी ट्रांजेक्शन को देखो, बैंक चार्ज हमारे लिए खर्च है, क्या करोगे, डेबिट। पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कटेगा, तो बैंक, हमारा बैंक क्या हो गया, गिवर, क्रेडिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय
बैंक चार्जेस, बैंक ने कितने रुपए का चार्ज लगाया? 60 रुपीज। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। देखो जैसे आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ था, बैंक से ज्यादा पैसा निकाला हुआ था, तो उस एक्सेस अमाउंट विड्रॉवन के ऊपर बैंक हमसे 720 का इंटरेस्ट ले रहा है। अगर बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट होता है तो उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन अगर आप बैंक से ओवरड्राफ्ट करोगे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। अब लेगा तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट। पैसा आपके अकाउंट से कट रहा है, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक कितने का इंटरेस्ट ले रहे हैं? 720 रुपीज। ठीक है बेटा, सारी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर दी। अब आपका काम है इनको बैलेंस करना। जैसे कैश कॉलम, डेबिट साइड का टोटल करोगे 17 और 12 29 प्लस में 6 35 35,420। चेक कर लेना, यही टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो 10 और 1 11 और 16 27 27,250। डिफरेंस चेक करना 8,170। एक बार बैलेंस चेक कर लेना, कैश का जो बैलेंस है वो 8,170 का बैलेंस आ रहा है। बिल्कुल डेबिट साइड ज्यादा है, लास्ट डेट को अप्रैल के मंथ में 30 थी, लास्ट डेट होती है, यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस टोटल में से ये टोटल लेस किया, 8,170 का बैलेंस आया। इसी प्रकार बैंक कॉलम का टोटल करो, इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल आ रहा है 41,650 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 50,950। ठीक है, अब आप देखोगे कि बैंक के केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, करके देख लेना। इस टोटल में से ये टोटल लेस करोगे 9,300 का डिफरेंस है और क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इस साइड लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैंक का कितने का बैलेंस आएगा? 9,300। ठीक, लास्ट में टोटल करो, कैश का टोटल 35,420, इधर पहले 41,650 आ रहा था, 9,300 ये आ गया 50,950। इसी प्रकार 35,420 50,950। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डबल कॉलम कैश बुक है, हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। बेटा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आगे के आप लोग करके देखिए। हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में नेक्स्ट वीडियो में एक या दो क्वेश्चंस और करेंगे और इस डबल कॉलम कैश बुक को कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक दो क्वेश्चंस आप आगे के खुद करके देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।